लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो अपराध बढ़ रहा है उसको आप किस नज़रिए से देखना चाहते हैं? अभी हाल ही में देखा ये गया कि अपराधों का ये आलम हो गया कि बस तक हाईजैक कर लिया जा रहा है। आप इसको किस नज़रिए से देखना चाहते हैं? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि धर्म जाति का नाम लेकर अपराधियों को संरक्षित किया जा रहा है। धर्म जाति का नाम लेकर शोषितों को, पीड़ितों को और ज़्यादा उसका शोषण किया जा रहा है। शोषण बढ़ गया देश में और बढ़ने का कारण मात्र ये हुआ कि उनको मतलब वो गोली खिला दी गई जिससे धार्मिक जुनून बढ़ रहा। लोगों को हिंदू होने पर गर्व है, मुसलमान होने पर गर्व है, सिख होने पर गर्व है, ईसाई होने पर गर्व है, भारतीय होने पर और सब होने पर गर्व नहीं है। अगर इस तरह की सोच देश में बनेगी किसी भी वर्ग में तो वो मूल जो समस्या, देश को अपराध मुक्त, समाज को अपराध मुक्त, भय मुक्त और भूख मुक्त, यानी आज जो एक भय है भूख से कहीं हम मर न जाएं, किसी डाकू के गोली से मर न जाएं, तो ये जो भय और भूख का भय, तो ये दोनों चीजों से मुक्ति का मार्ग केवल और केवल ये है कि सोच को सामाजिक और राष्ट्रीय बनाया जाए। सोच को जब हम धार्मिक बनाएंगे और सोच को जब जातीय बनाएंगे तो स्वाभाविक है कि आप जाति और धर्म में सिमटे रह जाएंगे। तो अपराधी यदि मेरी जाति और मेरे धर्म का होगा और उससे बहुत बड़ा वर्ग परेशान जरूर होगा, लेकिन एक बड़ा वर्ग जो होगा वो समर्थन में खड़ा हो जाएगा, क्योंकि जातिवाद और धर्मवाद उस पर हावी है। यदि कोई व्यक्ति गुलाम सरवर के परिवार का है और वो अपराधी है, उसने भय का वातावरण बना रखा है, अगर तो हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है, सामाजिक कर्तव्य बनता है कि हम समाज की सोचें, अपने उस भाई की ना सोचें। लेकिन आज हो क्या रहा, चाहे वो राजनीति निचले स्तर का हो या ऊंचे स्तर का हो, आप देखेंगे प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक, मुखिया से लेकर मुख्यमंत्री तक, लोग अपनों को बचाने में व्यस्त हो चुके हैं। अपना चाहे जितना भ्रष्ट हो जाए, अपना चाहे जितना बड़ा अपराधी हो जाए, अपना चाहे जितना बड़ा लुटेरा हो जाए, मगर बचाना है साहब उसे। ये प्रवृत्ति जो है हमारे लिए बड़ा घातक हो रहा। आपने कहा जो दृश्य कश्मीर में सुना, जो दृश्य पूर्वोत्तर राज्य के कुछ राज्यों में कभी कभार सुना जाता था, अब नहीं सुना जा रहा, वो अब उत्तर प्रदेश में सुना जा रहा। उस उत्तर प्रदेश में सुना जा रहा जहां के मुखिया कहते हैं कि मैंने परिवार को त्याग दिया, जहां के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मुझे किसी से कोई लेना देना, मैं तो काम करूंगा, जहां के मुख्यमंत्री ने ये कहा था वहां के लोगों से कि शपथ लेते ही कि अपराधी अब उत्तर प्रदेश का रास्ता भूल जाएं, या तो वो माने सरेंडर होंगे, जेल में होंगे, या फिर ऊपर चले जाएंगे, तीसरा कोई मार्ग नहीं है। तो अब जनता ये प्रश्न कर रही है कि वो तीसरा मार्ग कहां से मिल गया इनको साहब। ये पुलिस को मार रहे हैं, ये बस का अपहरण कर रहे हैं, ये छोटी छोटी बच्चियों के साथ आए दिन ये घटना घट रही है। एक दो जगह की बात नहीं है, तमाम जगहों पर, राजधानी लखनऊ तक की घटना है। जो बलात्कार की घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं, छिनौती की घटनाएं, स्नेचिंग की घटनाएं, लूट की घटनाएं, वो तमाम बड़ी छोटी घटनाओं में इजाफा होता जा रहा है, वो ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की लगातार पुलिस को लेकर के जो बर्बरता सामने आ रही है वो एक सोचने पर मजबूर कर देती है। अब सवाल ये उठ रहा है कि अभी एक उत्तर प्रदेश का जो बलिया है, बलिया में एक जो एसडीएम है, उन्होंने लगातार जो मास्क पहने हुए हैं, जो रुमाल से जिन्होंने अपने मुंह पे ढक रखा है, उस पर भी लाठी से चार्ज कर रहे हैं खुलेआम, और हाथों पे मार के खून ब्लड तक निकल रहा है। तो आखिर में इस तरीके से बर्बरता क्यों सामने आ रही है? जब पुलिस को एक्शन लेना चाहिए तब वो एक्शन में नहीं लेती है। और नॉर्मल गुजरात से एक वीडियो आया है राजकोट से, शायद आपने देखा हो, उसमें वहाँ माइक लेकर सारे बुजुर्ग निकले हैं बाहर और उन्होंने मास्क को की होली जलाई और ये ऐलान किया है कि मास्क नहीं पहनना है और जुर्माना नहीं भरना। देखिए, कोई भी चीज़ सीमाओं में रहकर किया जाना चाहिए। आप कोई चीज़ जबरन अगर थोप रहे हैं, ठीक है, आप हमारे स्वास्थ्य की रक्षा, केवल स्वास्थ्य की चिंता क्यों हो रही है अचानक? और स्वास्थ्य की चिंता होने का मतलब है स्वास्थ्य केंद्रों का विस्तार, स्वास्थ्य केंद्रों को उच्च स्तर का बनाया जाए, वो काम नहीं हुआ। एक ईंट लगा नहीं रहे हैं आप स्वास्थ्य केंद्रों में, डॉक्टरों की बहाली नहीं हो रही है, सरकारी नौकरी नहीं हो रही है, सारे डॉक्टर मोहल्ले में टोले में प्राइवेट क्लिनिक खोलकर अलग से लूट रहे हैं। सरकार ने उस लूट से बचाने का प्रयास नहीं किया, लेकिन पता नहीं कोरोना से बचाने का सरकार को इतनी चिंता हो रही है कि यह हाथ पैर तोड़ते जा रहे हैं। आज नहीं, आरंभ काल में आपने देखा होगा जो लाठियां चल रही थी, जो लॉकडाउन में आपने देखा होगा कि बुरी तरह से मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, वो दृश्य अभी भी चल रहा है। क्या कहते हैं 500, अभी दिल्ली में आप देख लें
यूपी में देख ले, मैंने बिहार से कई मैंने वीडियोस आए साहब के, अगर कोई भूल गया गलती से या नीचे उतार लिया, क्या कहते हैं, लेकिन सर वहाँ तो लगाए हुए थे, फिर भी क्यों इतना वो किया जा रहा बर्ताव? देखिए वहाँ क्या है, वसूली का ये एक लाइसेंसिंग एरिया, मतलब गुंडा दो तरह का है। एक सरकार के रिकॉर्ड से बाहर, एक रिकॉर्ड में। प्रशासनिक पदाधिकारियों ने ये देखा कि जब उन गुंडों पर, जिसके पास विदाउट लाइसेंस वो मज़े से सब काम कर सकते हैं, तो हमारे पास तो सारा अमला है, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। प्रशासनिक पदाधिकारी को इस प्रकार से, मतलब आपने एक रूप ये भी देखा होगा कि माइक लेकर समझा भी रहे हैं, पुलिस के बड़े बड़े पदाधिकारी को हमने देखा कि समझा रहे हैं, ये दोनों रूप है। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्यों इस तरह की सोच के लोग बढ़ रहे हैं, इसका कारण केवल मुख्यमंत्री जी का मामला है। मुख्यमंत्री जी ने छोड़ दिया है, भाई जो करना है कर लो, जैसे करना है कर लो। जो थाने को आप देख लें, कोई लगाम नहीं है, किसका लिखेंगे किसका नहीं लिखेंगे ये थाना तय करेगा। ऊपर से कोई प्रेशर नहीं, प्रेशर होगा तो वो उनके पार्टी के मंत्री या विधायक का होगा, अन्य किसी का कुछ नहीं सुनेंगे। अच्छा, दलितों के साथ में जो उत्पीड़न का मामला जो लगातार सामने आ रहा है, अभी हाल ही में हमने देखा कि सत्यमेव जयते जो है प्रधान है, उनकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद से हमने ये भी देखा कि एक दलित परिवार, जो 40 परिवार हैं, उनको जो उच्च लेवल के जो दर्जे के जो लोग हैं, उन्होंने पूरा खाना पीना और हक्का बक्का पूरा बंद कर रखा है, सांस लेने तक के मजबूर है। 40 ऐसे घर हैं एक जगह पे बताया गया है। तो कुल मिलाकर के दलितों के साथ ये उत्पीड़न कुछ मामला समझ में नहीं आ रहा। पहले मुरादाबाद संभल में भी आपने सुना था, प्रधान को दिन दहाड़े गोली मारी गई थी। ये घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं और मैंने आपको शुरू में ये बात कही, आज फिर कह रहा हूँ कि स्वतंत्र भारत में इसके लिए जगह ही नहीं थी कि आप किसी धर्म विशेष, जाति विशेष के विषय में सोचें। आपको एक संवैधानिक व्यवस्था बनाकर दी गई थी और उन्हीं व्यवस्थाओं में रहकर हमको काम करना था, यानी प्रशासनिक पदाधिकारियों को काम करना था। दुर्भाग्य से संवैधानिक व्यवस्थाओं को ही कमजोर किया जा रहा, ताकि उन व्यवस्थाओं से हटकर जो वो पुरानी परंपरा है, जो पंचायती होता था और इतने गांव के खाप पंचायत जमा हुए, इसका हुक्का पानी बंद कर दो, इसका ये दंड, आपने दंड का रूप देखा है। पेड़ों में दलित महिलाओं को बांधकर पीटा जा रहा, नौजवानों को बांधकर पीटा जा रहा। आरोप क्या लगाया जा रहा, छोटे छोटे आरोप लगाए जा रहे हैं जो आम हालतों में, जिसको आम लोग मन नजरअंदाज कर देते हैं, अरे ये छोटा सा मामला छोड़ो यार। नहीं, छोटे से आरोपों में बिजली के खंभे में बांधकर अमानवीय ढंग से उसकी पिटाई हो रही है। तो कहीं ना कहीं संवैधानिक व्यवस्थाओं पर सीधा प्रहार किया जा रहा है, ताकि वो परंपरागत जो चला आ रहा था, मैंने 1000 साल, 500 साल, 200 साल से पहले के गांव में एक प्रधान जी होते थे, 10 गांव की पंचायती करते थे, जो सुना दिया फैसला, दिन कहा तो दिन, रात कहा तो रात। ये वो दौर लाने का प्रयास अप्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं, जिसको आप ये कह सकते हैं कि जिसको आप मनुवादी व्यवस्था या सामंतवादी व्यवस्था कहते हैं। हम लोग संवैधानिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था के पक्षधर हैं और आज भी उसी प्रयास में रहते हैं कि समाज में इक्वलिटी, समानता, सबको समान अवसर, बोलने की आज़ादी और राय देने के साथ साथ उस पर मैंने सब लोग सहमति बनाकर अमल करने की आज़ादी हो, न कि व्यक्ति विशेष के द्वारा थोपा जाए। अच्छा सरवर जी, अभी उत्तर प्रदेश में देखा ये जा रहा है राम वर्सेस परशुराम की जो बात की जा रही है। अभी जो विपक्ष में जो बैठे हुए लोग हैं, जैसे मायावती हैं, अखिलेश यादव हैं, उन्होंने लगातार बात ये कहा है कि जब राम मंदिर बन रहा है तो उसके उपलक्ष्य में ये बोल रहे हैं कि हम परशुराम की मूर्ति बनाएंगे, उससे दोगुनी ऊंची बनाएंगे, और वहाँ पे मायावती जी भी ये कह रही हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि राम वर्सेस परशुराम से ही देश का और उत्तर प्रदेश के विकास रुका पड़ा? विपक्ष के लोग भी जा रहे हैं, ये तो मैं हमेशा कहता हूँ, आज फिर कह रहा हूँ। यहाँ देश कह रहा है काम, ठीक है, आप राम मंदिर को इशू न बनाइए, वो इशू आपका, वो अध्याय समाप्त हो चुका है। हम हमेशा कहते हैं कि जो अध्याय समाप्त हो चुका है उसे पुनर्जीवित करने का प्रयास न करें, ठीक है। बार बार उसी का नाम लेंगे तो जिनको लाभ पहले मिला था उन्हीं को लाभ आगे भी मिलेगा। तो ये चीज अखिलेश जी को, मायावती जी को, तेजस्वी जी को, कांग्रेस अच्छा ठीक है, एक आखिरी सवाल है मेरा कि आपको क्या लग रहा है कि जो बीजेपी के जो एमएलए हैं वो ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के लिए इंश्योरेंस कराया जाएगा, अब इसको किस नजरिए से? नहीं, वो अपने जाति की बात कर रहे हैं, वो उनको अधिकार है संविधान में। अगर वो ब्राह्मण जाति से हैं, उन्हें लग रहा मेरी जाति पर प्रशासनिक अत्याचार हो रहा है, तो वो उनको अधिकार है, उसमें मेरा कोई राइट नहीं है। लेकिन मैं उनसे भी और तमाम देशवासियों से कहता हूं कि जाति की क्यों सोचे, पूरे देश और पूरे समाज की सोचिए। और जब सबकी सोचेंगे तो उत्पीड़न से हमारा जाति भी बच सकता है। जब हम केवल अपना सोचेंगे तो कहीं ना कहीं हम भी शिकार होंगे और दूसरे भी शिकार होंगे, और वो फिर बढ़ेगा
माने एक दूसरे के ऊपर काउंटर करने का सिलसिला, जिसको नहीं होना चाहिए।